हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, ये जो पेपर है विगत वर्ष में पूछा गया है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और इस साल भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो बाकी बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि पहले आंसर आप खुद दें, देखते हैं कि आपका कितना सही होता है कितने गलत होते हैं। ठीक है, पहले ट्राई खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये चैप्टर, सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं और ये चैप्टर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो आपसे पूछा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पे होनी चाहिए, वक्रता केंद्र से दूर होनी चाहिए, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो आपका जो सही उत्तर होगा कि भैया दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के अगर हम बीच में रखेंगे ना वस्तु को, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ये कब होता है? जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले? किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखो, आपको छोटे छोटे अक्षर पढ़ने हैं, तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लेते हैं कौन सा? हम लेते हैं बच्चों उत्तल लेंस लेते हैं। हम कैसे लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं। तो आप क्या लोगे? देखो, तो हमें लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? एक उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 50 भी लिखा हुआ है, तो 50 और 5 में जो छोटा होगा वो हमें लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? देखो, अगर लेंस या दर्पण की फोकस दूरी माइनस में है तो वो होता है अवतल, अगर प्लस में होता है तो वो होता है उत्तल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में है दोनों, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों? अवतल होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। किस पे बनता है बच्चों? दृष्टि पटल, रेटिना पे बनता है। हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ठीक है, 2 चालक तार है। ठीक है, दोनों की सेम क्वालिटी है। ठीक है, लंबाई व्यास और समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में रखा गया है। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम में रखा गया है और फिर क्या रखा गया? पार्श्व क्रम में रखा गया है। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? ठीक है, पहले किस क्रम में रखा गया है? पहले श्रेणी में रखा जाता है, सेम टू सेम है, और फिर समांतर में रखा जाता है। देखो, जब सेम क्वालिटी का हो और पहले श्रेणी हो और उसके बाद समांतर हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसका जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है। किस रेशियो में रखा जाता है? 1:4। नेक्स्ट कह रहे लघु परिपथ के समय, लघुपतन के समय, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघुपतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम से, तभी तो लघुपतन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि भैया बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, जो धारा और विभवांतर में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसी रेखा बनती है? सीधी रेखा बनती है। कैसी रेखा बनती है? एक सीधी रेखा, यानी कि एक सरल रेखा बनती है। एक सरल रेखा बनती है। कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट कह रहे एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है बच्चों? एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। ठीक है जी, मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ है, और कोई सा भी पेपर आप दोगे ना बोर्ड एग्जाम में, मेरा दावा है सारे क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। ठीक है, प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लेना। नेक्स्ट कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का टॉइक। ये होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसमें देखो, ये फॉर्मूले में n की जगह 3 रख दो, इस फॉर्मूले में n की जगह पर 1 रख दो, इस फॉर्मूले में n की जगह पर 2 रख दो। A, C, D ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन इस पे सिंगल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये इसका जो सूत्र है वो है CnH2n। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसी वजह से ये क्या है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। नल बोला है, ठीक है। अगर प्रोपेनल बोला है, ऑल नहीं बोला है, तो नल के लिए क्या होता है क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड ग्रुप CHO हो जाएगा। क्या होगा, CHO। ऑल बोलता है तो OH होता, ठीक है। नॉन बोलता है तो कीटोनिक ग्रुप होता, ओइक अम्ल बोलता है तो COH होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या बच्चों, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट कह रहे हैं एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा M2O। क्या होगा, M2O। नेक्स्ट कह रहे हैं वृक्कों का कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। वृक्क से हम मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र हम त्याग देते हैं, शरीर का वेस्ट बाहर निकालते हैं, हानिकारक पदार्थ बाहर निकालते हैं। कह रहे पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, किसके द्वारा, ब्रायोफिलम में। पत्तियों में कलियां विकसित किसमें होती है, ब्रायोफिलम में होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। वो कौन है बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किनके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किनके द्वारा जुड़े होते हैं DNA बंध आपस में, वो होता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है जी। कह रहे हैं मुकुलन द्वारा कहाँ प्रजनन होता है, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है बच्चों, मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था, तो वो था मटर। कौन था, मीठी मटर यहाँ लिखा है, मीठी मटर नहीं, उद्यान वाले मटर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। मादा बोले तो स्त्री, तो स्त्री में शुक्राणु नहीं बनते, शुक्रवाहिका नहीं होती है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी भी होती है, शुक्रवाहिका नहीं होता है, ये पुरुष में पाया जाता है। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। ठीक है, देखो बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज इसे लाइक शेयर करें और स्क्रीनशॉट लेके रहें। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहीं से। और मैंने जो पढ़ा रखा है वो जो डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर चेक कर लेना। ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न का पहला विभाग है, कह रहे किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखी है जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, इसके बीच में जब रखोगे तो किरण आरेख ऐसा बनता है। और क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति C से परे होती है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर जाके बनता है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि नीचे बन रहा है प्रतिबिंब। वास्तविक तथा उल्टा बनता है, यह बना दोगे। कह रहे ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखोगे तो क्या होगा। ठीक है, कह रहे ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे तो ये चित्र बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, यहाँ बन रही है। ठीक है, उसके बाद बड़ा बनता है, प्रतिबिंब की यहाँ पर रखा है वस्तु और इससे बड़ा बनता है। और आभासी ऊपर ही बन रहा है तो सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी बहुत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या मिस्टेक है, यहाँ पर 50 नहीं 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहे 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन का जो होगा ना वो 2 टाइप में होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बोला गया है, दर्पण उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण ये नहीं बोला गया है। तो आपको 2 केस मानने पड़ेंगे। एक केस जब
आप अवतल लोगे, एक केस जब आप उत्तल लोगे, ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें दी हुई हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई h बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी, प्रश्न में बोला है h'। फिर क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f बराबर होता है r/2, ठीक है। 30/2 हो जाएगा, भाग दोगे तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये 15 सेंटीमीटर दो केस में बढ़ जाएगा कि भाई ये उत्तल है या अवतल है, दो केस में, ठीक है, दो केस में बढ़ेगा ना। फोकस दूरी एडजस्ट दिख नहीं रहा ना आपको, चलिए ये हो गया, एफ हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। और हमें क्या दे रखा है कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया वस्तु, तो वस्तु की दूरी है यू का मान हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, हालांकि पॉजिटिव में दिया है लेकिन लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक है। ये दे रखा है, हमें वी का मान नहीं पता, ठीक है, बाकी चीजें हमें निकालनी है। अब देखो केस 1, क्या बच्चों केस 1 लगेगा। केस 1 क्या होगा, यदि हम लेते हैं दर्पण उत्तल हो, तो यदि दर्पण उत्तल हो, ये पहला केस ले लिया, क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना भाई कैसा दर्पण, ये बोला है क्या, इसमें नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो हम दो केस लेके करना पड़ेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण हो तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण बोला ना, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u होता है, ठीक है जी। मान रखेंगे f का मान हमारे पास प्रश्न में, उत्तल के लिए f का मान प्लस में होता है और अवतल के लिए f का मान माइनस में होता है, तो प्लस लेंगे 1/15। अच्छा v का मान हमें निकालना है और u का मान क्या है हमारे पास, u का मान है -20, ठीक। सो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या होगा, और माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ 15 और 20 का आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 20 3 60, 3 एकम 3, 1/v, तो ये हो जाएगा 60/60 और ये आ जाएगा 1/v, पलट दो तो v का मान आ जाएगा 60/7, ठीक है। भाग देंगे 7 8 56, 7 8 56, 4 बज गया 40 हो गया, 7 चौके 8, 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 5 बज गया और 7 49, देखो 7 8 56, 4 बजा, 7 5 35, ठीक है, 5 बजा 50 हो गया, 7 49, दशमलव के दो स्थान तक ले लो, तो v का मान आ गया 8.57, 8 पॉइंट क्या आ गया बच्चों 57। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अरे यार अभी तो स्विच ऑफ हो जाता है ये लैपटॉप, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गई, वी का मान आ गया। अब हमें क्या बोला प्रश्न में कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, देखो आवर्धन, प्रतिबिंब का मान क्या है, प्लस में आया है, यानी कि यह दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ लिख सकते हो, कहाँ लिख दूं, यहाँ आप, मैंने बोल दिया ना, आप क्या लिखना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि प्लस आया है तो दर्पण के पीछे बनेगा, अगर माइनस में आता तो दर्पण के सामने बनता, ठीक है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है h'/h बराबर -v/u, -v/u क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये दर्पण है, अगर लेंस होता तो ये प्लस होता, ठीक है। h' हमें निकालना है, h' हमें निकालना है, h हमें दिया हुआ है, h कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है, और माइनस का v कितना है हमारे पास 8.57 है, और u हमारा कितना है, u हमारा -20 है, ठीक है। सो देखो नेगेटिव नेगेटिव कटा, 5 से कटेगा नीचे नीचे, 5 चौके 20, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, दो यहीं तक रहने दो। तो h' का मान आ गया 2.16, और ये क्या है, प्लस में है, h' का मान क्या है, प्लस में है, तो आप क्या लिखोगे,
कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि वस्तु की, ये देखो वस्तु की हाइट क्या थी 5 और ये आ रहा है उससे छोटा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्लस आया है तो सीधा बनेगा, अगर माइनस आता तो क्या लिखते, उल्टा बनेगा। तो प्रकृति में आप लिख दोगे, प्रकृति में आप लिख दोगे यहां पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा सीधा वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब देखिए ये चीज तो हमने लिख दी, ये केस हमने किसके लिए किया भैया, जब ये उत्तल लेंस हो। अभी हमें अवतल लेंस के लिए भी करना होगा, ठीक है, तो इसे मिटाएंगे, ठीक है। अब अवतल दर्पण अगर अवतल हो, ठीक है, तो सूत्र तो यही रहेगा, बाकी ये सब मिटाना पड़ेगा हमें, ये सारा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिसिंग था। अब मैंने ये नोटिस किया ना कि यूपी बोर्ड में कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन यहीं तक करना था, अब क्वेश्चन वाला जिसने सेट किया ना उसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। अब बच्चों को 2 केस बना के करने पड़ रहे हैं कि भैया एग्जामिनर की गलती की वजह से हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। आप एक केस करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है तो भाई दोनों केस करना पड़ेगा ना, तो लेंथी हो गया। यदि दर्पण अवतल हो, अब ये लेना पड़ेगा, बस f का मान अवतल के केस में माइनस में हो जाता है, कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। पहले वाले प्लस लेके चल रहे थे, अब आ जाओ 1/f तो हमारे पास अब की बार माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस के 1/v और 1/u, u का मान क्या हमारे पास माइनस के 20, ठीक है। सो देखिए ये है माइनस के 15, 1/v प्लस इंटू माइनस, माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये यहाँ पर पहले से ही माइनस में उपस्थित है। 1/v लॉस आ जाएगा 60, 20 3 60, 3 एकम 3, 15 चौके 4 एकम 4, 1/v, तो यहाँ से आगे माइनस के 1/60, ठीक। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, v एकम v और माइनस के 60, ठीक है। v का मान क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे नहीं, अब की बार कहाँ बनेगा, सामने बनेगा, क्योंकि v का मान नेगेटिव में है। तो अब यहाँ लिख दोगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, ये लिख दोगे। अब हम आ जाएंगे आवर्धन पर। आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों, h' बराबर माइनस के v/u होता है दर्पण के केस के लिए। h' हमें निकालना है, h का मान हमें दे रखा है 5, माइनस v का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 60, और u का मान क्या है, नेगेटिव के 20, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 5 चौके 20, नेगेटिव भाग 2 दोगे तो आ जाएगा 15। h' का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, और नेगेटिव में आया है, नेगेटिव का मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। नेगेटिव प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु 5 सेंटीमीटर का था, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा, बड़ा बनेगा, कोई चीज हटने वाली नहीं है। तो अब यहाँ लिख दोगे प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा, माइनस है ना, उल्टा बनेगा, ये लिख दोगे। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो प्रश्न में, आप एक बार दोबारा जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 4 नंबर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर पूछा गया है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। कह रहे किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रतिरोध दे रखा है, ओम यानी कि ये R है,
प्रश्न में क्या दिया है, क्या निकालना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है 1.5 घंटे की, ठीक है, उसको ज़रूर देखना। न्यूमेरिकल, मेरा दावा है, मैं आपका टाइम बहुत अनमोल है, मुझे पता है, और मैं फालतू के कंटेंट नहीं बनाता हूँ बच्चों की। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाए जा रहे हो, नहीं, काम की चीज़ें एक ही बहुत है, ठीक है। उस एक वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो, मेरा दावा है, ठोक के दावा करता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे सारे न्यूमेरिकल। कह रहे 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर की हमें गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ दिया जो है हमें, ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें दिया है 4 ओम, ठीक है, हमें ओम दे रखा है प्रतिरोधक, प्रति 4 नंबर है ना, पूरा डिटेल में लिखो, प्रतिरोध R बराबर हमें दे रखा है 4 ओम। यहाँ बोला है प्रति सेकंड, समय दे रखा है, प्रति का मतलब 1, समय T बराबर, प्रति मतलब 1 सेकंड दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 1 सेकंड। जूल यानी कि ऊष्मा, जूल किसका मात्रक होता है, ऊष्मा यानी कि H का मान दे रखा है हमें 100 जूल, क्या दे रखा है 100 जूल, ठीक। हमें प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या निकालनी है बच्चों, विभवांतर निकालनी है, विभवांतर V की गणना करनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, आप बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज़ जो दे रखी थी, जो निकालना है वो हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हल करेंगे। देखो R दे रखा है, T दे रखा है, H दे रखा है, V निकालना है। हमेशा देखो, एक चीज़ निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं फिजिक्स में, लेकिन हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो प्रश्न में दिया हुआ है, और जो निकालना है उनमें क्या कॉम्बिनेशन बन पा रहा है वो लगाओगे। ऊष्मा दे रखा है, V निकालना है, H दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो हम जानते हैं, यहाँ लिख दो, H बराबर I² RT होता है, ठीक है। आप कहोगे सर I तो प्रश्न में दिया ही नहीं है, लेकिन H दिया है, R दिया, T दिया है। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, और आपको V भी निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये R गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस I के मान को उठाकर यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो I का मान यहाँ रख देंगे, H बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है लो, इसका स्क्वायर भी करना है, V² बट्टे ये हो जाएगा R² गुणे में यहाँ R है, गुणे में यहाँ T है, इसके R की घात 1 है, इसके R की घात 2, एक घात कम हो जाएगी। अब यहाँ देखो, ये बट्टे का R इधर के गुणे में आ जाएगा, और ये जो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचा V², लेकिन हमें तो भैया V निकालना है, तो V निकालना है तो भैया वर्गमूल ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा H गुणा R बट्टे में T। अब हम मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, V का, H का मान प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में 100 दे रखा है, R का मान क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और T का मान 1 दे रखा है। देखो 100 का वर्गमूल होता है 10, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 10 दूनी 20 वोल्ट, तो विभवांतर कितना होगा 20 वोल्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे कई बच्चे बोलते हैं सर आप ये व्हाइट बैकग्राउंड क्यों यूज़ कर रहे हो, ब्लैक की यूज़ करो। मैंने बच्चों ब्लैक यूज़ किया था ना, ये सारे रिफ्लेक्शन इस पे आ जाते हैं, व्हाइट यूज़ करने पे नहीं आता है। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा ना अच्छे वे में देखिए। 480 में 720 में देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप एकदम लो क्वालिटी में देखोगे तो वो स्पष्ट नहीं दिखता ये राइटिंग। आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए अपने वीडियो क्वालिटी को तो सही है, लेकिन अभी समय नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप में ना कपड़े वपड़े खरीदने, ब्लैक लगाने चारों तरफ से, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एडजस्ट कर लीजिए, आने वाले टाइम में हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, हर साल आने वाला प्रश्न है। तो खनिज क्या होता है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। भू प्रकृति में पाए जाने वाले खुली अवस्था में जो मिलते हैं हमें, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, ये सब हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम खनिज मिनरल्स कहते हैं। अयस्क क्या होता है, अयस्क को अंग्रेजी में ओरस कहते हैं। देखो, जिन खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्चे पर आसानी से निकाला जा सके, आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं।
ठीक है, जिस खनिज से ना धातु को प्रचुर मात्रा में आसानी के साथ कम खर्चे में निकाल पाओगे तो उसे हम उस धातु का क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। खनिज तथा अयस्क में एक अंतर होता है कि जो सभी खनिज होते हैं ना, सॉरी, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। सभी के सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सबसे मेन अंतर है ये। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो मेथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? HCHO, मेथेनॉल का। ठीक, प्रोपाइन का क्या होता है? प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद 3 कार्बन है यहाँ पर। प्रोपाइन 3 हाइड्रोजन, क्या बोल रहा हूँ यार, प्रोपाइन है ना यार, 3 कार्बन हो जाएगा और आयन होने पे 3 बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने और इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, कार्बन हमेशा 4 से घिरा हुआ होता है, तो ये हमारा प्रोपाइन है। ठीक है, इसके बाद क्या है? पेंटेनॉन 3। पेंटेनॉन 3, नॉन का मतलब कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, हमारा कीटोनिक ग्रुप लगा पड़ा है यहाँ पर। पेंट है तो कितने कार्बन होंगे? 5, 1 2 3 4 5। पेंटेनोइक यानी कि सी में डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये सी में डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड O है इसमें। ठीक है, ये हो गया। ब्यूटेनॉन 2, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन। ठीक है, नॉन यानी कि CO, C डबल बॉन्ड O, तो ये ब्यूटेनॉन हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। एग्जाम में आया था, इस साल भी आ सकता है। बायोलॉजी के कुछ चित्र हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कह रहे खुले रंध्र का नामांकित चित्र यह है। ये जो रंध्र देखो, ये वाला खुला हुआ है और ये वाला बंद है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा हरित लवक है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये रंध्र छिद्र है। ये जो है येलो येलो पार्ट, ये द्वार कोशिकाएं हैं, और इसको बना दोगे खुला रंध्र लिख दोगे। और ये क्या है? बंद रंध्र है। तो ये बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। तो इनके जो रासायनिक समीकरण संतुलित है, NCERT का प्रश्न है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, सारा मैंने करा रखा है। ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन, ये तो शाब्दिक थे, न्यूमेरिकल समीकरण वाले भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया मतलब दहन का मतलब जलाना। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कह रहे हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है? पानी बनाता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बन हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। और दहन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। इसका अर्थ है कि यह ऊष्मा उत्पन्न करती है। दहन अभिक्रिया का सामान्य समीकरण ऐसा होता है, ये हमारा क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, इसमें हमने ऑक्सीजन मिला देना है, तो क्या बनता है? NCO2। कार्बन डाइऑक्साइड के N मोल बनेंगे और N+1 मोल पानी के बनेंगे। जैसे ये उदाहरण है, हमने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया, CH4। यहाँ पर N की जगह पे 1 है। ठीक है, जहाँ जहाँ N है वो रख दिया मैंने, N की जगह पे 1 रख दिया और ये आ गया। ठीक है, CH4 में यहाँ C1 है, यानी कि N1 है। इस सूत्र में जहाँ जहाँ N था वहाँ पर 1 रख दिया, ये समीकरण हमें मिल गया। और ये पूरा लिखना है। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि परिभाषा लिख के आ जाते हैं, उदाहरण नहीं देते। उदाहरण नहीं दोगे 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा। उदाहरण देना, समीकरण के साथ ये रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भले ही पूछे या ना पूछे, आपको देना ही देना है। दहन अभिक्रिया के क्या उपयोग है? ऊर्जा मिलता है हमें इसमें। दहन अभिक्रिया का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि बिजली उत्पादन और वाहनों को चलाने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
ये करते हैं। ताप उत्पादन में दहन अभिक्रिया का उपयोग ताप उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि घरों और भवनों को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह पर दूसरे का आ जाना। तो कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक कार्बनिक यौगिक में एक परमाणु या अणु दूसरे परमाणु या अणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र ये होता है, देखो ये RX है और ये Y है, तो Y क्या करेगा, X की जगह पे आ जाएगा, RY हो जाएगा और ये बेचारा X अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये इसका समीकरण है जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। देखो हाइड्रोजनीकरण क्या है, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया कैसे होती है, ठीक है, और यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। देखो एग्जाम्पल देखो, ये हमारा इथाइन है, ये क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। हमने इस पर क्या मिला दिया, हाइड्रोजन मिला दिया, और हमारा उत्प्रेरक क्या है, निकिल है, ठीक है, और 473 केल्विन ताप पर मैंने इसको गर्म कर दिया और हमें क्या मिल गया, एथीन मिल गया। हमें क्या मिल गया, एथीन। तो ये जो अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसका उपयोग क्या है, वनस्पति तेलों को घी में बदलने में। जो भी वनस्पति तेल होते हैं उसको हम घी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा संतृप्त वसा अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो उपयोग है दवाओं के संरक्षण में, ठीक है, दवा को सुरक्षित रखने में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं के संश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख दो कि ये इसका उपयोग है। नेक्स्ट कह रहे ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में दो अंतर बताइए। ठीक है, तो ऑक्सी जिसको हम वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर पूछा है ना, तो इसको नाम परिवर्तित कर दिया है, ऑक्सी और अनॉक्सी लिख दिया है। वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर है। तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि वायवीय श्वसन, और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अंतिम उत्पाद होते हैं, और अनॉक्सी श्वसन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या फिर अन्य कार्बनिक यौगिक अंतिम उत्पाद होते हैं। ये दो मेन अंतर हैं। ठीक है, कह रहे लसिका और रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। लसिका और रुधिर में कोई दो अंतर। लसिका एक रंगहीन या थोड़ा पीला तरल पदार्थ होता है। ठीक है, रंगहीन होता है यानी हल्का सा पीला पीला वैसे बोल सकते हो। रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर का रंग लाल होता है और वो किस लिए होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ये लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, ये तो रंग का बात हो। घटक क्या होते हैं, लसिका में मुख्य रूप से पानी, ल्यूकोसाइट्स, वसा और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लसिका में क्या होता है, पानी होता है, ल्यूकोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है। ठीक, और रुधिर में क्या होता है, रुधिर में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और अन्य रसायन मौजूद होते हैं। किनमें, रुधिर में। ठीक है, तो ये मेन अंतर है। कह रहे कायिक जनन किसे कहते हैं। देखो कायिक जनन क्या होता है, जब किसी पादप का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग जैसे कि मूल, स्तंभ, पर्ण से होता है, इसे हम कायिक जनन कहते हैं। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के डेट में अगर जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम पे आपने देखा हो पॉपुलर की खेती होती है, पॉपुलर की कटिंग होती है। तो पॉपुलर के क्या होते हैं, जो डंटियां होती है। ठीक है, पॉपुलर जहाँ पे भी होता है लोग क्या करते हैं, ये पॉपुलर का पेड़ है, ठीक है, ये डंटी निकली हुई है और ये पतली पतली डंटियां होती हैं जिनमें छोटे छोटे मूल रोम उगे हुए होते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे। इसको काटा जाता है और फिर इसको ऐसे कट मारा जाता है।
तो फिर ये ऐसे जब कट मारते हैं इसमें मूलरूम रह जाता है और इसको फिर जमीन में लगा देते हैं तो ये अलग से एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। जैसे और बताऊं, गुलाब की खेती होती है और भी अन्य तरह की कई सारे होती हैं जिनमें बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से जब कोई पौधा उगाया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे हम कायिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, हृदय का क्या कार्य होता है? हमारा जो हार्ट है, हार्ट किधर होता है? इधर। ठीक है, हार्ट के जो कार्य है, हृदय का मुख्य कार्य है शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करना। हमारे पूरे शरीर में खून की आपूर्ति, खून के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? पंप। ये एक शरीर का अनमोल अंग है। ठीक है, इसका ख्याल रखो। इसमें अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है और यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजता है। शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हृदय के पंप के कारण ही होता है। हृदय ऐसे हमेशा पंप करता रहता है। ठीक है, और ये जिंदगी भर करता है। जब से पैदा हुए हो, जब से तुम मम्मी के गोद में रहते हो, तब से जब तक तुम जी रहे हो, तब तक काम करता रहता है कंटिन्यूअसली। कभी थकता नहीं है भाई। जिस दिन ये थक गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम और कार्य लिखिए। तो देखो, रसायन संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक रसायनों को मिलाकर नया रसायन बनाया जाता है। एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, 2 रसायन या 2 से ज्यादा रसायन को मिलाते हैं और एक नया प्रकार का रसायन बनता है। यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से होती है जिसमें रासायनिक बंधनों को तोड़कर नए रासायनिक बंधन बनाए जाते हैं। ठीक, 3 जीवाणु जो रसायन संश्लेषण में भाग लेते हैं और कार्य कर सकते हैं। पहला है ईस्ट। कौन है ईस्ट? ईस्ट एक जीवाणु होता है जो रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। यह शराब, ब्रेड, अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ईस्ट का निर्माण, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया भी रसायन संश्लेषण में भाग लेते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है माइकोराइजा। ये पौधे के जड़ों के साथ जीवन शैली होते हैं और रोडिशन नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। ये रसायन संश्लेषण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 3 हमने बताए। एक तो हो गया माइक्रोराइजा, एक हो गया बैक्टीरिया और एक हो गया ईस्ट। ठीक है, सिंपल है, याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न में आ जाते हैं। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य होते हैं, ये आपको बताना है। तो पाचक एंजाइम पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भोजन को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। पाचक एंजाइम जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। पाचक एंजाइम के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे भोजन को तोड़ना, पाचक एंजाइम भोजन को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देता है जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। उसके बाद पाचन में सहायता करना, पाचक एंजाइम पाचन तंत्र को भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका दूसरा कार्य है। फिर पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पाचक एंजाइम पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है। भोजन में जो पोषक तत्व है ना, उसको शरीर कैसे अवशोषित करेगा, उसमें भी वो हेल्प करता है। कौन? पाचक एंजाइम। नेक्स्ट, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, पाचक एंजाइम पाचक तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि पाचक एंजाइम पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे भोजन को तोड़ने, पाचन में सहायता करने, पोषक तत्वों को अवशोषण में मदद करने के लिए और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करते हैं। ये आप लास्ट में लिख दोगे। सिंपल है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचारण क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। संचारण जंग लगना या कोई भी धातु है उसकी जो कठोरता बनने, उसका स्थायीपन धीरे धीरे नष्ट होना, उसे हम संचारण कहेंगे। संचारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं।
लोहे की बनी वस्तुएं चमकदार होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पश्चात इन वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया पर हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। उसके बाद चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, ये भी क्या है, संचारण के उदाहरण है। देखो संचारण की प्रक्रिया में होता क्या है, संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। या फिर पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। निषेचन के बाद क्या क्या होता है वो आपको लिखना है। तो देखो ये सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला क्या होता है, निषेचन के बाद जो परिवर्तन होता है, बाह्य दल पुंज, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। ये जो बाह्य दल पुंज होता है वो मुरझाकर क्या होता है, गिर जाता है। दल पुंज क्या होता है, ये भी मुरझाकर गिर जाते हैं। पुंकेसर ये सूख कर झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र ये भी मुरझा जाती है। वर्तिका ये भी मुरझा जाती है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ये मुरझा जाने वाले स्टार्टिंग में सारे मैंने लिख दिए हैं। फिर बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल, एक बार पढ़ने से याद होगा, बस इनको, इस प्रोसेस को याद रखो। यहाँ तक सारे मुरझा रहे हैं, वर्तिका भी मुरझा जाती है, उसके बाद अंडाशय फल में बदल जाती है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाती है। ये होता है कब, पुष्प में निषेचन के उपरांत। एकदम सिंपल वे में लिखवा दिया मैंने। कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे अंड कोशिका भ्रूण बनती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है, द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोषण में बदल जाता है, बीजांड जो कवच होता है बीज का आवरण बना देता है ऊपर से, बीज जो बीजांड वृत्त बीज का वृत्त बना जाता है। तो इनमें से जो आसान आसान आपको लग रही है, जो आपको दिमाग में बैठ रहा है, वो लिख लो। और स्टार्टिंग में जो लिखा है वो तो लिखना ही है, इनमें से 2-3 और लिख देना तो काम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो मॉडल पेपर है वो मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, और ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। विज्ञान के साथ साथ हमने गणित भी पूरी पढ़ा रखी है, जो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।